हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे हैं ब्रिटिश संसद। तो उसमें पहला जो सदन था लोक सदन, उसके बारे में अपन ने पहले वीडियो में चर्चा कर ली। अब है लॉर्ड सभा के बारे में। क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड सभा की रचना कैसे होती है। तो लॉर्ड सभा ब्रिटिश पार्लियामेंट का द्वितीय सदन है। लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन इसकी वर्तमान सदस्य संख्या यानी 2018 में 1078 है, जिसमें परिवर्तन होता रहता है। संवैधानिक सुधार कानून 2005 के बाद लॉर्ड सभा में केवल 3 प्रकार के सदस्य होते हैं: आजीवन पीयर, पैतृक पीयर और आध्यात्मिक लॉर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड सभा का स्पीकर के बारे में बताइए। तो लॉर्ड सभा के स्पीकर पद की व्यवस्था संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के द्वारा की गई है। इससे पहले सम्राट द्वारा नियुक्त लॉर्ड चांसलर द्वारा लॉर्ड सभा की अध्यक्षता की जाती थी, लेकिन अब लॉर्ड सभा की अध्यक्षता लॉर्ड सभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। लॉर्ड सभा के स्पीकर का निर्वाचन लॉर्ड सभा सदस्यों द्वारा किया जाता है तथा यह लोक सदन के स्पीकर के समान ही सदन को अनुशासित और नियंत्रित रखने का कार्य करता है। लिखने में मिसप्रिंट हो गया, नियंत्रित रखने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड चांसलर के बारे में बताइए। तो लॉर्ड चांसलर ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, जो लॉर्ड सभा और ब्रिटिश न्यायपालिका की अध्यक्षता करता था। लेकिन संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के द्वारा लॉर्ड चांसलर की स्थिति में परिवर्तन कर दिया गया है। अब वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य मात्र है। उसकी स्थिति वही है जो अन्य देशों में विधि और न्याय मंत्री की होती है। अब वह न तो लॉर्ड सभा की अध्यक्षता करता है और न ही ब्रिटिश न्यायपालिका का अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है, 1949 का संसदीय अधिनियम क्या है। तो संसदीय अधिनियम 1949 द्वारा लॉर्ड सभा की विधायी शक्ति को सीमित कर दिया गया है। इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि लोक सदन द्वारा पारित साधारण विधेयकों पर लॉर्ड सभा अधिकतम 1 वर्ष का विलंब कर सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड सभा के कुछ 4 कार्य और शक्तियां बताइए। तो पहला, कॉमन सभा के विघटन और मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने की स्थिति में लॉर्ड सभा सम्राट को परामर्श देने का कार्य करती है। दूसरा है, साधारण विधेयकों को लॉर्ड सभा को 1 वर्ष की विलंबकारी शक्ति प्राप्त है। वित्त विधेयकों पर लॉर्ड सभा को 1 मास की विलंबकारी शक्ति प्राप्त है। अपने देश में राज्यसभा जो है वो साधारण विधेयकों पर 6 माह का विलंब कर सकती है और वित्त विधेयकों पर 14 दिन का विलंब कर सकती है, जबकि ब्रिटेन की लॉर्ड सभा जो है साधारण विधेयकों पर 1 वर्ष का विलंब कर सकती है और वित्त विधेयकों पर 1 मास का विलंब कर सकती है। चौथा है, लॉर्ड सभा के सदस्यों को मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लॉर्ड सभा की आलोचना किन आधारों पर की जाती है। तो पहला, लॉर्ड सभा एक अलोकतांत्रिक संस्था है। क्यों? क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं वो तो या आजीवन लॉर्ड्स होते हैं, या आध्यात्मिक लॉर्ड्स होते हैं, या पैतृक लॉर्ड्स होते हैं। ठीक है। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके सदस्यों का चुनाव नहीं होता है। दूसरा है, लॉर्ड सभा एक शक्तिहीन सदन है जो विधेयकों पर सिर्फ विलंब कर सकती है, उन्हें पारित होने से नहीं रोक सकती। तीसरा, लॉर्ड सभा धनपतियों का गढ़ है जो अपने निहित स्वार्थों के लिए कार्य करते हैं। चौथा है, लॉर्ड सभा के सदस्य विधायी कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। और पांचवा, लॉर्ड सभा रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है और प्रगतिशीलता का विरोध करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड सभा न केवल द्वितीय बल्कि गौण सदन है, स्पष्ट कीजिए। तो लॉर्ड सभा ब्रिटिश पार्लियामेंट का द्वितीय सदन है जो शक्तियों के मामले में बिल्कुल गौण और शक्तिहीन सदन है। क्योंकि पहला कारण देखिए, लॉर्ड सभा को मंत्रिमंडल पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त नहीं है। मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लॉर्ड सभा के प्रति नहीं। दूसरा, लॉर्ड सभा विधायी क्षेत्र में भी शक्तिहीन सदन है क्योंकि वह साधारण विधेयक को 1 वर्ष तक और वित्त विधेयक को 1 माह तक विलंब कर सकती है, उसे कानून बनने से नहीं रोक सकती। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश लॉर्ड सभा की अमेरिकी सीनेट से तुलना के 2 बिंदु लिखिए। तो अमेरिकी व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहते हैं, उसके 2 सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। सीनेट द्वितीय सदन है। और ब्रिटिश व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट कहते हैं, उसके 2 सदन है, लोक सदन और लॉर्ड सभा। लॉर्ड सभा द्वितीय सदन है। तो दोनों सदनों की तुलना के 2 बिंदु देखिए। पहला है,
सीनेट के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन होता है तथा अधिकांश सदस्य वंशानुगत आधार पर सदस्य बन जाते हैं। दूसरा, अमेरिकी सीनेट को राष्ट्रपति पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है, लेकिन ब्रिटिश राज्यसभा को मंत्रिमंडल पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश राज्यसभा की उपयोगिता बताइए। तो पहला, लोक सदन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाना। दूसरा है लोक सदन द्वारा पारित विधेयकों पर पुनर्विचार करना। तीसरा है समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना। और चौथा है व्यवस्थापन कार्य में लोक सदन की सहायता करना। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज्यसभा की रचना में सुधार के 2 सुझाव दीजिए। तो पहला है, राज्यसभा में पैतृक सदस्यों की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए। दूसरा है, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति के लिए आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष निर्वाचन और आंशिक रूप से मनोनयन की पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदत्त व्यवस्थापन क्या है? तो संसद द्वारा निर्मित कानून के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा जो नियम उपनियम बनाए जाते हैं वही प्रदत्त व्यवस्थापन है। वर्तमान समय में संसद द्वारा किसी कानून की एक मोटी रूपरेखा तैयार कर दी जाती है, जिसमें नियम उपनियम बनाने का कार्य विधि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसे ही प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। व्यवस्थापन का मतलब होता है कानून निर्माण कार्य, और कानून निर्माण कार्य किसका होता है? संसद का होता है। तो प्रदत्त का मतलब होता है प्रदान करना। तो संसद ने व्यवस्थापन कार्य मतलब कानून बनाने का कार्य किसको प्रदान कर दिया है? कार्यपालिका को प्रदान कर दिया है। कि अब वर्तमान में क्या होता है कि संसद किसी भी कानून की केवल मोटी मोटी रूपरेखा बना करके उसको पारित कर देती है, फिर उसके अंदर नियम और उपनियम बनाने का कार्य जो है वो कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल यानी विधि मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा के विकास के कोई 2 कारण बताइए। तो पहला है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उदय। दूसरा है कानून निर्माण की जटिलता का बढ़ना। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका ये दायित्व बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास शेयर करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक मेरा वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, लाइक आए, तो उससे मेरे को वीडियो बनाने में क्या है कि मोटिवेशन मिलता है। तो आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।